दोस्तों, क्या आप भी ओडिशा में भुवनेश्वर जाने का प्लान कर रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको भुवनेश्वर से रिलेटेड सभी जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि आप भुवनेश्वर कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पर आप कौन कौन से प्लेसेस विजिट कर सकते हैं, कितने दिन इनफ रहेंगे, कहाँ पर स्टे करना सही रहेगा एंड और भी काफी कुछ। तो गाइस, मेरा नाम है रजत एंड वेलकम टू माई चैनल। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप भुवनेश्वर कैसे पहुंच सकते हैं। भुवनेश्वर में बड़ा रेलवे स्टेशन बना हुआ है एंड आपको काफी सारी बड़ी सिटीज से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएंगी भुवनेश्वर के लिए। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ आप फ्लाइट से बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, जो कि रेलवे स्टेशन से बस 5 किलोमीटर दूर है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आप भुवनेश्वर में कौन कौन से प्लेसेस विजिट कर सकते हैं। सबसे पहला प्लेस जो आप भुवनेश्वर में विजिट कर सकते हैं वो है लिंगराज टेम्पल। अगर आप भुवनेश्वर आए हैं तो लिंगराज टेम्पल को अपनी लिस्ट में जरूर रखना, क्योंकि ये भुवनेश्वर की रिच हिस्ट्री और कलिंगा आर्किटेक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। लिंगराज टेम्पल का कंस्ट्रक्शन 11वीं सेंचुरी के अराउंड हुआ था और ये भगवान शिव जी को डेडिकेटेड है। टेम्पल का आर्किटेक्चर देखने लायक है। इसका मेन टावर लगभग 180 फीट ऊंचा है और पूरा टेम्पल ट्रेडिशनल कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना हुआ है। पूरे टेम्पल में लगभग 150 के आसपास छोटे मंदिर हैं। इसीलिए यहाँ आकर आपको एक ही जगह पर ओडिशा की एंशिएंट टेम्पल आर्किटेक्चर का काफी ब्यूटीफुल ग्लिम्स मिल जाता है। टेम्पल के अंदर नॉन हिंदूज के लिए एंट्री अलाउड नहीं है, लेकिन टेम्पल को बाहर से देखने और फोटोग्राफी करने के लिए एक डेजिग्नेटेड व्यूइंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। आप वहाँ खड़े रहकर इस मंदिर को अच्छे से देख सकते हैं। टेम्पल के पास ही बिंदुसागर लेक भी है, आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से इस जगह की दूरी है लगभग 4.5 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो आप भुवनेश्वर में विजिट कर सकते हैं वो है नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क। अगर आप वाइल्ड लाइफ और एनिमल्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे हिसाब से नंदनकनन डेफिनेटली विजिट करना। नंदनकनन भुवनेश्वर सिटी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है और इस नाम का मीनिंग होता है गार्डन ऑफ हेवन। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कोई नॉर्मल सिटी जू नहीं है, बल्कि नेचुरल फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के बीच डेवलप किया गया है, जहाँ एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट के काफी क्लोज रखने की कोशिश की गई है। अब अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो नंदनकनन की शुरुआत 29 दिसंबर 1960 को हुई थी और ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट जू है। नंदनकनन की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है यहाँ की सफारीज। यहाँ आप लायन सफारी, बियर सफारी और हर्बीवोर सफारी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैं पर्सनली यहाँ लायन सफारी पर गया था और सफारी बस के अंदर बैठकर एनिमल्स को देखने का एक्सपीरियंस काफी इंटरेस्टिंग था। ओपन एरिया में बस के थ्रू सफारी करते हुए जब आप लायंस को रिलेटिवली क्लोज से देखते हैं तो जू में नॉर्मल एनक्लोजर के सामने खड़े होकर एनिमल्स देखने से एक्सपीरियंस काफी डिफरेंट फील होता है। इसके बाद जरा व्यू देखो, लायंस यहाँ पर बस के पीछे भाग भी रहे थे। इसके बाद मैंने बियर सफारी की थी। बियर सफारी को नेचुरल फॉरेस्ट पैच में डेवलप किया गया है और इसका एरिया 10 एकड़ से भी ज्यादा है। इसके अंदर वाटर होल्स, फीडिंग प्लेटफॉर्म्स और बियर्स के लिए स्पेशली डिजाइन फैसिलिटीज भी हैं। और अगर आपको डियर और दूसरे हर्बीवोरस एनिमल्स देखने हैं तो यहाँ पर हर्बीवोर सफारी भी है। यहाँ सफारी के दौरान आपको डियर और बाकी कुछ और हर्बीवोरस को उनके रिलेटिवली ओपन नेचुरल सराउंडिंग्स में देखने का मौका मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर व्हाइट टाइगर सफारी भी होती है। नंदनकनन जू में एंट्री के चार्जेस हैं 50 रुपीज पर पर्सन और 3 to 12 ईयर्स किड की एंट्री टिकट है 10 रुपीज। अब यहाँ पर सफारी का चार्ज है 120 रुपीज पर पर्सन एंड ये 3 से 4 सफारी इसी प्राइस में वो लोग करवाएंगे। और अगर आप बैटरी कार में बाकी के जू को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसका प्राइस है 130 रुपीज पर पर्सन एंड टाइम सेव करने के लिए ये काफी कन्वीनियंट ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिपोपोटामस, बेयर, जिराफ, ऑस्ट्रिच, एलिफेंट, टाइगर एंड और भी काफी सारे एनिमल्स। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप एक रेप्टाइल पार्क भी देख सकते हैं। पूरे पार्क का मैप अभी स्क्रीन पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंदनकनन के अंदर और भी काफी सारे अट्रैक्शन है और पास ही कनिजा लेक और बोटेनिकल गार्डन का एरिया भी है। इसीलिए अगर आप यहाँ विजिट कर रहे हैं तो सिर्फ एनिमल्स देखकर वापस आने के बजाय प्रॉपर टाइम लेकर पूरा पार्क एक्सप्लोर करना बेटर रहेगा। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर आप नंदनकनन जा रहे हैं तो सफारीज को बिल्कुल भी मिस मत करना। ओवरऑल अगर आप भुवनेश्वर में वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स और थोड़ा एडवेंचर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क अपनी आइटनरी में जरूर रखना। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो आप भुवनेश्वर में विजिट कर सकते हैं वो है राजा रानी टेम्पल। भुवनेश्वर को अगर टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है तो उसकी एक बड़ी वजह यहाँ के एंशिएंट टेम्पल्स हैं और राजा रानी टेम्पल अपनी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर और इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग्स की वजह से इन सभी टेम्पल्स में काफी स्पेशल है। राजा रानी टेम्पल का कंस्ट्रक्शन 11वीं सेंचुरी के अराउंड हुआ माना जाता है। इस टेम्पल की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज यहाँ किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, क्योंकि ये एक नॉन लिविंग टेम्पल है, यानी एक्टिव प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है। इसीलिए आप इसे मेनली एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट और आर्किटेक्चरल मास्टरपीस के रूप में एक्सप्लोर कर सकते हैं। टेम्पल का नाम
राजा रानी इसलिए पड़ा क्योंकि जो रेड एंड येलो सैंडस्टोन इसकी कंस्ट्रक्शन में यूज किया गया उस स्टोन को यहाँ लोकल्स राजा रानी कहते हैं, बिकॉज इस स्टोन में 2 शेड्स होते हैं। आर्किटेक्चर की बात करें तो ये टेम्पल ट्रेडिशनल कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना हुआ है। टेम्पल की बाहर की दीवारों पर आपको कार्विंग्स भी नजर आएंगी। जब आप टेम्पल के अंदर एंटर करोगे तो आप देख पाओगे कि ये अंदर से एकदम खाली है। रात को लाइटिंग्स के बाद ये टेम्पल और सुंदर नजर आता है। एग्जैक्टली टेम्पल तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा वॉक करना होगा। ये काफी बड़ा सा गार्डन बना हुआ है। लास्ट एंट्री आपको लगभग 6 बजे तक मिल जाएगी और एंट्री के चार्जेस हैं 20 रुपए पर पर्सन। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से इस जगह की दूरी है लगभग 4 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो आप भुवनेश्वर में विजिट कर सकते हैं वो है बोटेनिकल गार्डन। अगर आपको ग्रीनरी, नेचर और पीसफुल एनवायरनमेंट पसंद है तो नंदनकानन के पास लोकेटेड ये बोटेनिकल गार्डन भी आप अपनी आइटनरी में इंक्लूड कर सकते हैं। गार्डन में एंट्री की टिकट 40 रुपए पर पर्सन है और अगर आप मेरी तरह पूरा गार्डन कंफर्टेबली एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऑप्शन भी अवेलेबल है। हमने भी पूरा गार्डन इलेक्ट्रिक व्हीकल से एक्सप्लोर किया जिसका कॉस्ट हमें 200 रुपीज पर पर्सन पड़ा। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आप फैमिली के साथ आए हैं या वॉकिंग में पूरा गार्डन कवर नहीं करना चाहते तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेना बेटर रहेगा, क्योंकि गार्डन का एरिया काफी बड़ा है और इस व्हीकल से आप डिफरेंट सेक्शंस को इजीली कवर कर सकते हैं। गार्डन में आपको डिफरेंट वेराइटीज के प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर्स और लैंडस्केप एरियाज देखने को मिलते हैं। लेकिन पर्सनली मुझे यहाँ का सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन लगा कैक्टस हाउस। कैक्टस हाउस में डिफरेंट शेप्स और साइज के कैक्टस का कलेक्शन देखने को मिलता है। कुछ प्लांट्स इतने यूनिक शेप में हैं कि देखकर जेन्युइनली काफी इंटरेस्टिंग लगा। तो कैक्टस हाउस आप जरूर एक्सप्लोर करना। गार्डन को एक्सप्लोर करते हुए एक और चीज हमें मिली, एक छोटा सा कैफे। यहाँ ऑप्शन बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन हमने यहाँ की कॉफी एंजॉय की। इस गार्डन में विजिट करने की टाइमिंग्स है सुबह 6 बजे से शाम के 8 बजे तक। ओवरऑल ये प्लेस किसी मेजर साइटसीइंग मॉन्यूमेंट की तरह नहीं है बल्कि एक स्लो एंड पीसफुल एक्सपीरियंस के लिए है। अगर आप भुवनेश्वर में 2 से 3 दिन का ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आपको टेम्पल्स और हिस्टोरिक प्लेसेस के साथ साथ थोड़ा नेचर और रिलैक्सेशन भी चाहिए तो बोटेनिकल गार्डन को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। और क्योंकि ये नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क के पास ही है तो आप दोनों प्लेसेस को सेम डे में इजीली क्लब कर सकते हैं। इस जगह की दूरी भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से है लगभग 14 से 15 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो आप भुवनेश्वर में विजिट कर सकते हैं वो है उदयगिरी एंड खंडागिरी हिल्स। अगर आपको हिस्ट्री और एंशिएंट आर्किटेक्चर में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो ये प्लेस आपको डेफिनेटली विजिट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको नॉर्मल टेम्पल्स या माउंटेन्स नहीं बल्कि 2000 साल से भी पुरानी रॉक कट केव्स देखने को मिलती हैं। उदयगिरी और खंडागिरी एक्चुअली 2 एडजेसेंट हिल्स हैं। इन हिल्स में टोटल मिलाकर 33 एंशिएंट केव्स हैं। उदयगिरी में 18 और खंडागिरी में 15। इन केव्स को मेनली जैन मॉन्क्स के रहने और मेडिटेशन के लिए बनाया गया था एंड इनका कंस्ट्रक्शन 1st सेंचुरी बीसी के अराउंड हुआ माना जाता है। आप हिल के टॉप पर भी जा सकते हैं एंड वहाँ से आपको सिटी के भी काफी अच्छे नजारे देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर काफी सारी केव्स देख पाओगे एंड उनके आगे नाम भी लिखे हैं, जैसे ये बाघ गुफा एंड ये पातालपुरी गुफा। इंटरेस्टिंग बात यहाँ की यही है कि ये केव्स सिर्फ रिलीजियस प्लेस नहीं थे, इन्हें इस तरह से बनाया गया था कि मॉन्क्स यहाँ पर रह सके, मेडिटेट कर सके और अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कंटिन्यू कर सके। केव्स के अंदर आपको स्टोन बेंचेस एंड चैम्बर्स देखने को मिलेंगे। एक पहाड़ी पर दिगंबर जैन मंदिर भी प्रेजेंट है, आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। ओवरऑल उदयगिरी एंड खंडागिरी केव्स भुवनेश्वर के उन प्लेसेस में से एक है जहाँ आपको एक साथ हिस्ट्री, जैन हेरिटेज, एंशिएंट आर्किटेक्चर और ब्यूटीफुल सिटी व्यूज देखने को मिलते हैं। रेलवे स्टेशन से इस जगह की दूरी है 13 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो आप भुवनेश्वर में विजिट कर सकते हैं वो है ओडिशा स्टेट म्यूजियम। अगर आपको हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, एंशिएंट स्कल्पचर्स और ओडिशा के कल्चर के बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो ये म्यूजियम आपको डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। म्यूजियम में एंटर करने से पहले ही गार्डन एरिया में एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी, एक डायनासोर। इसके बाद हमने ओडिशा स्टेट म्यूजियम के मेन सेक्शन में एंटर किया। एंट्रेंस के पास ही ब्यूटीफुल वुडन पेंटिंग्स और डिफरेंट एंशिएंट स्कल्पचर्स देखने को मिले। लेकिन म्यूजियम का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मेरे लिए था आर्कियोलॉजी गैलरी। यहाँ आपको 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर लेट मेडिवल पीरियड तक के स्कल्पचर्स और आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ये कलेक्शंस 3 स्पेशियस होल्स में सिस्टमैटिकली डिस्प्ले किए गए हैं। बेसिकली अगर आप ओडिशा के एंशिएंट टेम्पल्स और उनके आर्किटेक्चर को समझना चाहते हैं तो ये गैलरी आपको ये समझाने में हेल्प करती है कि उस पीरियड में स्टोन कार्विंग और स्कल्पचर आर्ट कितने एडवांस लेवल पर थी। इसके बाद हम गए एपिग्राफी गैलरी में। अब एपिग्राफी का सिंपल मीनिंग होता है एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस की स्टडी, यानी पुराने टाइम में स्टोन, मेटल, वुड या किसी और मटेरियल पर जो इंस्क्रिप्शंस लिखे या एंग्रेव किए जाते हैं उन्हें स्टडी करके हिस्टोरियंस उस पीरियड की हिस्ट्री को समझते हैं। ओडिशा स्टेट म्यूजियम यहाँ पर कॉपर, स्टोन और ओरिजिनल इंस्क्रिप्शंस के प्लास्टर कास्ट भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम गए माइनिंग एंड जियोलॉजी गैलरी में। यहाँ ओडिशा की जियोलॉजिकल वेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और डिफरेंट टाइप के मिनरल्स और रॉक्स डिस्प्ले किए गए हैं। मैंने यहाँ पर मैग्नाइट, लाइमस्टोन, कायनाइट, मैंगनीज और आयरन ओर जैसे मिनरल्स देखे। और इसके बाद हमने एक्सप्लोर किया नेचुरल हिस्ट्री गैलरी। तो ओवरऑल ओडिशा स्टेट म्यूजियम मुझे एक ऐसा प्लेस लगा जहाँ एक ही जगह
प्रॉपर हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, एंशिएंट स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, जियोलॉजी और नेचुरल हिस्ट्री सब कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता है। एंट्री के चार्जेस है 20 रुपए पर पर्सन एंड भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से इस जगह की दूरी है 2 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो आप भुवनेश्वर में विजिट कर सकते हैं वो है श्री राम मंदिर। टेम्पल की टाइमिंग्स की बात करें तो मॉर्निंग में 5:30 बजे से दोपहर के 12 बजे तक टेम्पल ओपन रहता है। इसके बाद आफ्टरनून में टेम्पल क्लोज हो जाता है और फिर शाम के 4:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक दोबारा ओपन रहता है। ये टेम्पल एंशिएंट टेम्पल नहीं है, लेकिन इस टेम्पल की यहाँ पर काफी मान्यता है। टेम्पल का स्ट्रक्चर काफी ग्रैंड है, आपको दूर से ही टेम्पल दिखने लगेगा। टेम्पल में दर्शन करने के बाद आप बाहर बनी शॉप से कुछ खा भी सकते हैं, जहाँ काफी कम प्राइस में आपको खाने की आइटम्स मिल जाएंगी। तो गाइस इसके अलावा आप भुवनेश्वर के बाद जगन्नाथपुरी भी विजिट कर सकते हैं। इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ आप कोणार्क सन टेम्पल भी विजिट कर सकते हैं, उस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। अब बात करते हैं स्टे के बारे में। भुवनेश्वर में होटल्स आपको ऑलमोस्ट हर बजट में मिल जाएंगे। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप रेलवे स्टेशन के पास या फिर शहीद नगर या फिर जयदेव विहार के आसपास भी होटल देख सकते हैं। इन एरियाज में आपको बजट से लेकर मिड रेंज और लग्जरी होटल्स तक काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। साथ ही साथ इन एरियाज में रेस्टोरेंट एंड कैफेज भी काफी सारे हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि भुवनेश्वर को विजिट करने के लिए कितने दिन इनफ रहेंगे। तो भुवनेश्वर को विजिट करने के लिए एटलीस्ट आपको 2 दिन चाहिए होंगे एंड अगर आपको जगन्नाथपुरी एंड कोणार्क सन टेम्पल भी जाना है तो टोटल 4 दिन इनफ रहेंगे। दोस्तों आप में से काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं वीडियोस कैसे शूट करता हूँ। वीडियोस शूट करने के लिए मैं यूज करता हूँ आईफोन एंड गोप्रो एंड जो माइक एंड ट्राइपॉड मैं यूज करता हूँ उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।